नमस्ते। आज हमारे पास पड़ताल के लिए जो स्रोत हैं वो थोड़े अलग हैं। हाँ बिल्कुल। ये रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हम सिर्फ सवाल पढ़कर जवाब नहीं बताएंगे। नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है। सही कहा। हम इन सवालों को एक एक शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करेंगे और इनके पीछे जो दिलचस्प विज्ञान है ना, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए इस ज्ञान की खोज शुरू करते हैं। चलिए। ठीक है, तो पहला दरवाजा खोलते हैं। ये हमें सीधे केमिकल रिएक्शंस की दुनिया में ले जाता है। हमारे स्रोत में एक समीकरण है Fe2O3 + 3CO 2Fe + 3CO2 और सवाल है कि इस अभिक्रिया में अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? इसका सही जवाब है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO। ठीक है, पर ये अपचायक होता क्या है असल में? देखिए, अपचायक को समझने का एक बहुत सरल तरीका है। आप इसे एक तरह का चोर समझिए। चोर? हाँ, जिसका काम है दूसरे यौगिक से ऑक्सीजन चुराना। इस समीकरण में कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO बहुत लालची है। वो आयरन ऑक्साइड के पास जाता है और उसके सारे ऑक्सीजन एटम्स छीन लेता है। अच्छा। तो बेचारा आयरन Fe अकेला रह जाता है और इसी प्रक्रिया को अपचयन या रिडक्शन कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन चुराए वो अपचायक। ये तो बहुत ही सरल तरीका है याद रखने का। मतलब CO ने आयरन को उसके ऑक्साइड वाले रूप से मुक्त कर दिया। बिल्कुल सही। इसी से जुड़ा एक और सवाल है रंगों के बारे में। फेरस सल्फेट FeSO4 के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग हल्का हरा होता है। हरा? जी। रसायन विज्ञान में रंगों का बहुत महत्व है। कई बार किसी केमिकल की पहचान उसके रंग से ही हो जाती है, जैसे कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है। अच्छा। फेरस सल्फेट को हरा कसीस भी कहते हैं। चलिए अब एक और तरह की अभिक्रिया देखते हैं। स्रोत में एक समीकरण है Pb + CuCl2 gives PbCl2 + Cu। सवाल यह है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह एक विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया? जी। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक कुर्सी का उदाहरण है। मान लीजिए कॉपर Cu क्लोराइड के साथ कुर्सी पर आराम से बैठा है। ठीक है। तभी लेड यानी Pb आता है, जो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है या कहें ज्यादा रिएक्टिव है। वो कॉपर को कुर्सी से धक्का देकर हटा देता है और खुद क्लोराइड के साथ बैठ जाता है। हाँ, तो बेचारा कॉपर अलग हो गया। बिल्कुल। इसी अदला बदली को विस्थापन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉपर लेड क्लोराइड के पास जाता तो वो लेड को नहीं हटा पाता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि कॉपर लेड से कम रिएक्टिव है। केमिस्ट्री में एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज होती है जो ये तय करती है कि कौन किसको उसकी जगह से हटा सकता है। दिलचस्प है। अब एक और रिएक्शन देखते हैं। सवाल है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है। वो कौन सी गैस है? वो भूरे रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मतलब NO2 गैस का होता है। NO2? जी। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मतलब गर्मी देने पर एक यौगिक कई छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो वो लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन और इस भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। अच्छा, तो ये वही गैस है जो वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार होती है? हाँ बिल्कुल। अक्सर शहरों के ऊपर जो भूरे रंग की धुंध दिखती है वो यही गैस होती है। अब एक और सवाल है जो कहता है जिस अभिक्रिया में अविलय अवक्षेप मतलब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अवक्षेपण? देखिए, अवक्षेप का सीधा मतलब है कोई ठोस चीज जो तरल में घुलती नहीं। इसका सबसे अच्छा घरेलू उदाहरण है दूध से पनीर बनाना। दूध से पनीर? कैसे? जब हम दूध में नींबू का रस डालते हैं तो दूध फट जाता है और ठोस पनीर अलग हो जाता है जो पानी में घुलता नहीं है। वो पनीर ही एक तरह का अवक्षेप है। अरे वाह, पनीर वाला उदाहरण तो हमेशा याद रहेगा। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक व्यावहारिक उपयोग का सवाल है सिल्वर क्लोराइड AgCl को धूप में रखने पर उसका रंग बदल जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? इसका उपयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में? जी, ये बहुत ही आकर्षक प्रक्रिया है। पुराने जमाने में जो कैमरे की फिल्म होती थी उस पर सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड जैसे यौगिकों की एक परत होती थी। जब कैमरे का शटर खुलता और फिल्म पर रोशनी पड़ती
तो ये यौगिक टूट जाते थे। तो मतलब रोशनी सिल्वर क्लोराइड को तोड़कर सिल्वर और क्लोरीन ने बदल देती थी, और वो जो गहरा रंग आता था वो दरअसल शुद्ध चांदी होती थी। बिल्कुल, जहां ज्यादा रोशनी पड़ती थी वहां ज्यादा सिल्वर के कण जमा हो जाते थे और वो हिस्सा काला हो जाता था। जहां कम रोशनी पड़ती थी वो हिस्सा ग्रे रहता था। और इसी से तस्वीर का नेगेटिव बनता था। सही, ये पूरी कला ही प्रकाश और रसायन के इस खेल पर आधारित थी। कमाल है। चलिए अब रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पहला सवाल ही काफी चौंकाने वाला है। स्रोतों के अनुसार ऐसा कौन सा जानवर है जो अपना लिंग मतलब सेक्स बदल सकता है? इसका जवाब है घोंघा, स्नेल। क्या बात कर रही हैं? घोंघा, ये कैसे होता है? हाँ, कई घोंघे और समुद्री जीव क्रमिक उभयलिंगी होते हैं, मतलब सीक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट्स। इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी एक लिंग जैसे नर के रूप में शुरू करते हैं और बाद में जरूरत पड़ने पर या माहौल के हिसाब से दूसरे लिंग यानी मादा में बदल जाते हैं। वाकई? पर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? ये उनकी प्रजाति को मुश्किल हालातों में भी जिंदा रहने और आबादी बढ़ाने में मदद करता है। मान लीजिए किसी जगह पर सिर्फ नर घोंघे हैं और कोई मादा नहीं है, तो उनमें से कुछ मादा में बदल सकते हैं ताकि प्रजनन हो सके। बिल्कुल, ये प्रकृति का एक अद्भुत अनुकूलन है। सच में अद्भुत है। अब मानव शरीर से जुड़ा एक सवाल। शरीर के किस अंग में उपास्थि यानी कार्टिलेज ऊतक मौजूद नहीं होता है? विकल्प हैं नाक, कान, किडनी और श्वास नली। सही जवाब है किडनी। किडनी? जी, उपास्थि एक लचीला लेकिन मजबूत ऊतक है। हमारे नाक की नोक और कान का बाहरी हिस्सा। हाँ, मतलब हम अपनी नाक की नोक को छूकर महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये इसी से बना है। यह हमारी श्वास नली को भी खुला रखने में मदद करता है। लेकिन किडनी का काम तो बिल्कुल अलग है। उसका काम खून को फिल्टर करना है। सही। उसे किसी लचीले ढांचे की जरूरत नहीं होती, इसलिए किडनी में कार्टिलेज नहीं होता। अब वायरस की बात करते हैं। चिकनपॉक्स का मुख्य कारण कौन सा वायरस है? चिकनपॉक्स का कारण है वरीसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर। हाँ, अक्सर लोग इसे वेरियोला वायरस से कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन वेरियोला वायरस चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का कारण था। अच्छा, वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी थी। हाँ, और अब दुनिया से मिटा दी गई है। वेरिसेला जोस्टर वही वायरस है जो ठीक होने के बाद भी शरीर की नसों में छिपा रहता है और बुढ़ापे में शिंगल्स नाम की बीमारी के रूप में दोबारा उभर सकता है। अच्छा, तो दोनों अलग अलग हैं। अब पौधों की दुनिया में चलते हैं। एक द्विबीजपत्री बीज यानी डाइकॉट सीड में बीजपत्र या कोटिलेडन का क्या काम होता है? बीज पत्र का मुख्य काम है भोजन संग्रह करना। भोजन संग्रह करना। आप इसे पौधे के भ्रूण के लिए एक लंच बॉक्स समझ सकते हैं। लंच बॉक्स, ये उपमा बहुत अच्छी है। जब तक बीज अंकुरित होकर अपनी पहली पत्तियां नहीं निकाल लेता और खुद फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन बनाना शुरू नहीं कर देता, तब तक वो इसी लंच बॉक्स में जमा भोजन पर जिंदा रहता है। जैसे चना या राजमा? बिल्कुल। चना, मटर, राजमा ये सब द्विबीजपत्री बीजों के उदाहरण हैं, जिन्हें हम दो दालों में आसानी से तोड़ सकते हैं ना। वो दोनों दालें ही उसके बीज पत्र हैं। पौधों से ही जुड़ा एक और सवाल है कि पौधे अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब उत्सर्जित करते हैं? पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सिर्फ दिन में? हाँ, ये उनके लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हमारे लिए जीवनदायिनी गैस है। वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके सूरज की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकलती है। रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती तो ये प्रक्रिया रुक जाती है। और अब शरीर में परिवहन पर आते हैं। रक्त का कौन सा हिस्सा भोजन, CO2 और नाइट्रोजन वाले अपशिष्ट पदार्थों को ढोता है? ये काम प्लाज्मा का है। प्लाज्मा? जी, रक्त सिर्फ लाल कोशिकाओं का झुंड नहीं है। इसमें लगभग 55% प्लाज्मा होता है, जो पीले रंग का तरल पदार्थ है। लाल रक्त कोशिकाएं RBC तो मुख्य रूप से ऑक्सीजन की टैक्सी हैं। और WBC शरीर के सैनिक। सही, लेकिन बाकी सब कुछ, पचा हुआ भोजन, हार्मोन्स, कार्बन डाइऑक्साइड और कोशिकाओं का कचरा इसी प्लाज्मा में घुलकर पूरे शरीर में घूमता है। तो ये हमारे शरीर का अल्टीमेट डिलीवरी और कचरा उठाने वाला सिस्टम है, कह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब वापस केमिस्ट्री की ओर लौटते हैं, लेकिन इस बार घरेलू चीजों पर। स्रोतों में एक सवाल है कि इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? एसिटिक एसिड सिरका, लैक्टिक एसिड दही, ऑक्सैलिक एसिड पालक या एस्कॉर्बिक एसिड इमली।
इसमें जो जोड़ा सही नहीं है वो है एस्कॉर्बिक एसिड इमली। एस्कॉर्बिक एसिड, इमली। तो इमली में क्या होता है? इमली में मुख्य रूप से टार्टरिक एसिड होता है जो उसे उसका खास खट्टा स्वाद देता है। एस्कॉर्बिक एसिड वो तो विटामिन सी होता है ना, जो आंवला नींबू में होता है। बिल्कुल, आंवला, नींबू और संतरे जैसे खट्टे फलों में ज्यादा पाया जाता है। बाकी तीनों जोड़े बिल्कुल सही हैं। तो घरेलू एसिड बेस केमिस्ट्री भी काफी दिलचस्प है। इसी से जुड़ी एक और घरेलू समस्या है, पानी का खारापन। सवाल है कि जल की स्थायी कठोरता मतलब परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसके लिए वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। वॉशिंग सोडा। तो ये जो बर्तनों पाइपों पर एक सफेद परत जम जाती है वो इसी कठोरता की वजह से होती है। हाँ बिल्कुल, स्थायी कठोरता का मतलब है पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होना। ये लवण साबुन के साथ झाग नहीं बनाने देते। अच्छा। वॉशिंग सोडा इन कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अभिक्रिया करके उन्हें अघुलनशील कार्बोनेट में बदल देता है, जो पानी से अलग हो जाते हैं और पानी नरम हो जाता है। तभी डिटर्जेंट में भी इसका इस्तेमाल होता है। जी। अब एक और सवाल है जो थोड़ा पेचीदा है। ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट के बारे में है। दो कथन है। पहला, इसका उपयोग सोडा एसिड अग्निशामक में होता है, और दूसरा, पानी में मिलाने पर यह वॉशिंग सोडा के क्रिस्टल बनाता है। इसमें केवल दूसरा कथन सही है। सिर्फ दूसरा? तो पहले भी क्या गलत है? सोडा एसिड अग्निशामक में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, सोडियम कार्बोनेट का नहीं। अच्छा, बाइकार्बोनेट का? हाँ, लेकिन जब हम एनहाइड्रस मतलब सूखे सोडियम कार्बोनेट में पानी मिलाते हैं तो वो पानी के अणुओं को सोखकर क्रिस्टल बनाता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। अब मिश्रण का एक उदाहरण देखते हैं। उस एरोसोल का उदाहरण क्या है जिसमें गैस के अंदर द्रव की बूंदें फैली हों? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कोहरा, धुंध या बादल। कोहरा? जी, एरोसॉल का मतलब ही है कि किसी गैस में बहुत छोटे छोटे ठोस या तरल कण तैर रहे हों। जब गैस मतलब हवा में तरल मतलब पानी की बूंदें तैरती हैं तो कोहरा या बादल बनते हैं। और अगर ठोस कण तैरें तो? अगर गैस में ठोस कण जैसे कार्बन के कण तैरते हैं तो धुआं बनता है। अब कुछ विविध विषयों पर नजर डालते हैं जिसमें भौतिकी और जैविक प्रणालियां शामिल हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में सही कथन चुनना है। सही कथन ये है कि वे एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं और वे संकेंद्रित वृत्त यानी कंसेंट्रिक सर्कल्स भी हो सकती हैं। ठीक है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात यह है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। वो एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? क्योंकि अगर वे किसी बिंदु पर काटेंगी तो इसका मतलब होगा कि उस एक बिंदु पर चुंबकीय सुई को दो अलग अलग दिशाओं में इशारा करना चाहिए, जो कि हो ही नहीं सकता। हाँ, भौतिक रूप से असंभव है। चुंबकीय बल की एक समय में एक ही दिशा हो सकती है। ये तो बहुत तार्किक बात है। अब कार्बनिक रसायन पर आते हैं। दो क्रमागत सजातीय श्रेणी मतलब होमोलॉगस सीरीज के सदस्यों के बीच द्रव्यमान में कितना अंतर होता है? उनके बीच हमेशा 14 U का अंतर होता है। 14 U? जी, सजातीय श्रेणी मतलब कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा परिवार जिनके रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं और हर अगले सदस्य में सिर्फ एक CH2 समूह का फर्क होता है, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन। बिल्कुल। आप देखेंगे कि हर अगले सदस्य में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। कार्बन का द्रव्यमान 12 U और 2 हाइड्रोजन का 2 U, तो कुल मिलाकर 14 U का अंतर आता है। अब तंत्रिका तंत्र से जुड़ा एक सवाल, न्यूरॉन का कौन सा भाग दूसरे न्यूरॉन से संकेत प्राप्त करता है? ये काम डेंड्राइट्स का है। डेंड्राइट? हाँ, न्यूरॉन को हम एक सूचना रिले केंद्र की तरह सोच सकते हैं। डेंड्राइट उसके एंटेना या कान की तरह होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन से आने वाले संदेशों को पकड़ते हैं और फिर एक्सॉन के जरिए आगे भेजते हैं। सही, एक्सॉन स्पीकर की तरह काम करता है। और अधसमावयवी यानी आइसोमर्स के बारे में, दिए गए विकल्पों में से कौन सा समावयवी युग्म है? सही युग्म है ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन। ब्यूटेन और 2-मिथाइल प्रोपेन। जी, समावयवी या आइसोमर्स वे यौगिक होते हैं जिनका रासायनिक सूत्र तो एक ही होता है लेकिन उनकी संरचना अलग अलग होती है। अच्छा। जैसे लेगो ब्लॉक से हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं। बिल्कुल। समझिए आपके पास 4 लाल और 10 नीले ब्लॉक्स हैं। आप इनसे एक सीधी चेन भी बना सकते हैं, वो हुआ ब्यूटेन, या फिर एक टी शेप की संरचना भी बना सकते हैं, वो हुआ 2-मिथाइल प्रोपेन। ब्लॉक्स उतने ही लगे लेकिन चीजें अलग अलग बन गई। अब प्रकाशिकी से एक सवाल, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र C से परे रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब C और F के बीच बनेगा।
मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। C और F के बीच। जी, अवतल दर्पण में एक नियम होता है, वस्तु जितनी दूर जाती है उसका प्रतिबिंब उतना ही पास और छोटा बनता जाता है। अब दो तत्वों के ऑक्साइड का सूत्र पूछा गया है, पोटेशियम और बेरियम। पोटेशियम के ऑक्साइड का सूत्र होगा K2O और बेरियम का BaO। K2O और BaO। हाँ, ये उनकी वैलेंसी पर निर्भर करता है। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 2 पोटेशियम मिलकर 1 ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करते हैं। और बेरियम 2 देता है, ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए, तो हिसाब बराबर। बिल्कुल, इसलिए BaO। और आज का अंतिम प्रश्न पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में है। शुक्राणु का सही पथ क्या है? सही पथ है वृषण, फिर शुक्रवाहिका और फिर मूत्रमार्ग। वृषण, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग। जी, वृषण में शुक्राणु बनते हैं, फिर शुक्रवाहिका नाम की एक लंबी ट्यूब के जरिए यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं और अंत में मूत्रमार्ग के रास्ते शरीर से बाहर निकलते हैं। तो ये थी हमारी आज की पड़ताल। हमने 23 सवालों को सिर्फ छुआ नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियों और सिद्धांतों को भी खंगाला। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट हल करने से कहीं ज्यादा फायदेमंद महसूस हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप जवाब के पीछे का क्यों जान लेते हैं तो ज्ञान स्थायी हो जाता है। सही बात है।